सभी को मेरा नमस्कार। हम यहाँ बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के दूसरे भाग को पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जैसा कि पहले वीडियो में आपको बताया गया था, हम यहाँ पे केमिस्ट्री के उन नियमों को या उन तथ्यों को पढ़ेंगे जिनकी आवश्यकता हमें केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र को समझने के लिए है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पदार्थ और उसके प्रकारों की चर्चा की थी। पदार्थ यानी कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाती है। इस पदार्थ को हमने पुनः दो भागों में बांटा था, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ को फिर हमने तत्व और यौगिक में बांटा था और अंततः अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण को भी हमने दो भागों में, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस यानी कि समांगी और विषमांगी मिश्रण में बांटा था। तो यहाँ पे हम उसी पदार्थ की चर्चा करेंगे कि पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था कि पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। तो जिन कणों से मिलकर पदार्थ बने होते हैं, हम वास्तव में इस वीडियो में उन कणों की चर्चा करेंगे। आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि जितने भी पदार्थ हैं वो सभी कणों से मिलकर बने होते हैं। इन कणों के गुणों की चर्चा भी हमने की थी और ये हमें अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि अगर किसी पदार्थ को हम छोटा करते जाते हैं तो क्या होगा। पहले वो इतना छोटा होगा, फिर इतना और एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो बिल्कुल एक छोटा सा कण बनकर रह जाएगा। हमें इसी कण के गुणों की चर्चा इस वीडियो में करनी है। तो ये चीज़ अब तक हमें समझ में आ जानी चाहिए कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी कणों से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे जो कण होते हैं उनसे ये मिलकर बने होते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कुर्सी हो, टेबल हो, आपका मोबाइल फ़ोन हो। मोबाइल फ़ोन के जब आप छोटे छोटे पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देंगे तो आपको इसमें कुछ चिप्स मिलेंगे, कुछ वायर्स मिलेंगी। ये सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। इसके बाद पदार्थ को समझने के लिए डाल्टन एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था जिसे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। डाल्टन ने अपना ये सिद्धांत सन 1808 ईस्वी में दिया था। डाल्टन का क्या कहना था कि सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं। ये आपने कक्षा 9 की बुक में पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जितने भी पदार्थ हैं वो सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब आपको याद होगा कि पहले वीडियो में हमने पदार्थ को शुद्ध और अशुद्ध दो भागों में बांटा था। तो जितने भी शुद्ध पदार्थ होते हैं उनका अपना एक प्रकार का कण होता है जो अन्य शुद्ध पदार्थ के कणों से अलग होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने पिछले वीडियो में देखा था, शुद्ध पदार्थ की अगर हम बात करें तो आपने लोहा, एल्युमिनियम, तांबा इन सब के बारे में पढ़ा था। तो लोहे का जो कण होगा उसका प्रकार अलग होगा, तांबे का जो कण होगा उसके गुण अलग होंगे और एल्युमिनियम का जो पदार्थ होगा उसके जो कण होंगे उनके गुण भी अलग होंगे। किसी भी पदार्थ में यह कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षण मतलब एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। ये कण हमेशा गतिमान रहते हैं, भले हमें ये दिखता नहीं, लेकिन वास्तव में कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, जैसे कि बर्फ़ हो या पानी हो या गैस हो, सब में ये कण गतिमान रहते हैं। किसी में गति ज़्यादा रहती है और किसी में इनकी गति कम रहती है। जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो ये कण की गति बढ़ जाती है और जब तापमान कम होता है तो जाहिर सी बात है कि इन कणों की जो गति होती है वो भी कम रहती है। अब जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमको निकलकर सामने आए। सबसे पहला तो ये
डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसकी हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। अभी तक तो हमने ये समझ लिया था, या डाल्टन ने हमें ये समझा दिया था कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर होते हैं। अब डाल्टन ने ये कहा कि जितने भी ये कण हैं उनको हम परमाणु कहेंगे। डाल्टन ने एक तरह से इन कणों का नामकरण किया, और किन के कणों का? शुद्ध पदार्थ के कणों का उन्होंने नामकरण किया, और ये कहा कि ये जो कण हैं वो हमारे परमाणु कहलाएंगे। डाल्टन ने अपना यह सिद्धांत 1808 ईस्वी में दिया था। इससे पहले भी हम देख चुके हैं। जब 1808 ईस्वी में डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था तो उस समय तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी। आप अक्सर नाम सुनते होंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो लेकिन जब 1808 में डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमको नहीं पता था। इसलिए डाल्टन ने परमाणु की कल्पना केवल एक ठोस गोले के रूप में की थी। दिख रहा है आपको ये? तो डाल्टन का यही मानना था कि जितने भी पदार्थ हैं जो कणों से मिलकर बने होते हैं, अगर वो शुद्ध पदार्थ है तो उनके कणों को हम परमाणु कहेंगे, और ये परमाणु का आकार इस तरह का था। अब क्या हुआ? 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। किसने की? तो जे थॉमसन ने। और 1917 में प्रोटॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये दो नाम आप अक्सर सुनते होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुई और प्रोटॉन की खोज सन 1917 में हुई। लेकिन वास्तव में 1886 उसी वक्त गोल्डस्टीन ने धनावेशित कणों की खोज कर ली थी। भले इन धनावेशित कणों को प्रोटॉन का नाम नहीं दिया था, लेकिन 1886 यानी कि 1886 में ही गोल्डस्टीन ने धनावेशित कणों की खोज कर ली थी। और अंततः सबसे लास्ट में सन 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अब उसके बाद कई प्रयोग हुए, जिससे हमको एक बात तो समझ में आ गई कि जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं, और हमारा जो ये कण है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब ये चीज़ हमारे सामने ये तथ्य आ चुका था कि जो भी कण हैं हमारे, जिन्हें हम परमाणु कह रहे हैं, वो केवल एक ठोस गोला नहीं है, जैसा कि डाल्टन ने कहा था। अब हमें ये समझ में आ चुका था कि इस ठोस गोले के अंदर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। लेकिन न्यूट्रॉन, जैसा कि अभी हमने देखा कि न्यूट्रॉन की खोज काफ़ी देर में हुई थी, 1932 में। तो इससे पहले हमारे पास सिर्फ दो ही कण थे, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और ये किसके अंदर है? परमाणु के अंदर। बार बार इस चीज़ को आप दोहराते जाइए अपने माइंड में। अब प्रश्न ये था कि अगर किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं तो वो किस प्रकार व्यवस्थित है। तो उनकी व्यवस्था को लेकर वैज्ञानिकों ने अपने कुछ मॉडल दिए थे। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल दिए थे, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर आपको ये मालूम है कि किसी घर में दो लोग रहते हैं, तो आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि वो दो लोग किस प्रकार उस घर में रहते हैं। अगर एक घर है जिसमें 3-4 कमरे हैं, तो आपके मन में ये सवाल आता होगा या प्रश्न उठता होगा कि कौन सा आदमी आगे वाले कमरे में रहता है, कौन सा बाद वाले कमरे में रहता है। तो कुछ इसी तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेकर भी वैज्ञानिकों के अंदर उत्सुकता थी। वो ये जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर किसी परमाणु के अंदर है तो उनकी व्यवस्था किस प्रकार है। तो कुछ सिद्धांत दिए गए विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा। पहला तो थॉमसन का परमाणु सिद्धांत था, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दूसरा रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत था। तीसरा बोर का परमाणु सिद्धांत था। और चौथा परमाणु का क्वांटम सिद्धांत था। और अभी फ़िलहाल हम परमाणु के क्वांटम सिद्धांत को ही पढ़ते हैं। अब हमने ये जो 4 मॉडल देखे, हमने जो ये 4 सिद्धांत देखे, उनकी तुलना हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले तो हमारा थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, थॉमसन ने अपना परमाणु सिद्धांत सन 1904 में दिया था। याद करिए, 1904 तक प्रोटॉन नाम नहीं आया था। हम सिर्फ इतना जानते थे कि इलेक्ट्रॉन के ही तरह एक दूसरे कण भी हैं जिन्हें धनावेशित कण कहा गया था।
तो थॉमसन ने सन 1904 में अपना परमाणु सिद्धांत दिया था और ये है थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। इसको समझने से पहले बेहतर है कि आप इससे पहले देखें। ये आपको वाटरमेलन का एक टुकड़ा दिख रहा होगा। वाटरमेलन यानी कि तरबूज, ये कुछ इसी तरह से होता है। ये लाल वाला पोर्शन होता है और उसमें काले काले बीज होते हैं। तो थॉमसन ने अपने परमाणु की तुलना इसी से की थी। थॉमसन का यही कहना था कि किसी भी परमाणु में जो धनावेशित कण होते हैं वो लाल वाले भाग की तरह पूरे फैले हुए होते हैं और उनमें बीच बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन होता है ना। बड़ा ही दिलचस्प मॉडल। हालांकि यह मॉडल पूरी तरह से गलत था, लेकिन चूंकि परमाणु को समझने के लिए पहला प्रयास किया गया था, इसीलिए हम थॉमसन के परमाणु सिद्धांत को पढ़ते हैं। इसके बाद सन 1911 में रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत आया और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि परमाणु की जो वास्तविक संरचना है उसको समझने के लिए ये बहुत ही बेहतर प्रयास था। रदरफोर्ड ने परमाणु की तुलना सौरमंडल से की। सौरमंडल के बारे में हम सभी जानते हैं। सौरमंडल में होता क्या है, आपका एक सूरज है बीच में, जिसके चारों ओर जो ग्रह हैं हमारे वो चक्कर लगाते हैं। फिर चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे मंगल ग्रह हो, चाहे बुध ग्रह हो, ये सारे उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपने परमाणु सिद्धांत में यही कहा कि जो भी धनावेशित कण है वो तो आराम से बीच में रहता है, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इसकी कल्पना पूरी तरह से सौरमंडल को जब आप ध्यान में रखेंगे तो आपको इमेजिन हो जाएगा, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक तरह का कण जिसे हम धनावेशित कण कह रहे हैं, जिसे हम बाद में नाम देंगे प्रोटॉन, वो बीच में स्थित है और जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। हालांकि कुछ कमियों के कारण ये सिद्धांत भी गलत साबित हो गया। उसके बाद सन 1913 में नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत आया। नील्स बोर ने क्या कहा? नील्स बोर ने कहा कि ठीक है, रदरफोर्ड ने जैसा कहा वैसा है। प्रोटॉन जो है या धनावेशित कण जो है वो तो बीच में है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा था कि वो कहीं पे भी चक्कर लगा सकते हैं, जो आपका बीच वाला धनावेशित कण है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहीं भी चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन नील्स बोर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। उनके लिए कुछ पथ है जो फिक्स हैं, उनके ऊपर ही इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं, हर जगह वो नहीं चल सकते, वो ये बीच वाले पोर्शन में नहीं चल सकते। वो ये जो खास पथ उनके लिए दिया गया है उसी पे वो चल सकते हैं। और एक और चीज़ रदरफोर्ड ने बताई थी। रदरफोर्ड ने इस धनावेशित कण को जो बीच में रहता है उसे रदरफोर्ड ने नाभिक का नाम दिया था, नाभिक या केंद्र। तो ये रदरफोर्ड का नाम दिया गया था। तो अब हम ये धनावेशित कण बार बार बोलने की जगह हम नाभिक की ही बात करेंगे। तो नील्स बोर ने क्या कहा कि ठीक है, एक नाभिक होता है जिसमें धनावेशित कण होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर एक फिक्स्ड पथ पर, एक निश्चित पथ पर गति करते हैं या चक्कर लगाते हैं। लेकिन कुछ खामियों के कारण नील्स बोर का ये परमाणु सिद्धांत भी गलत हो गया। इसके बाद अब हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं या अभी आधुनिक युग में, आधुनिक विज्ञान में जिसे माना जाता है वो है हमारा परमाणु का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इस सिद्धांत के आने तक हमको प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी मिल चुका था, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज भी हो चुकी थी। परमाणु का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है? उसने रदरफोर्ड और बोर की ये बात तो मान ली कि ठीक है, हमारा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो केंद्र में है और इसका नाम नाभिक, इंग्लिश में जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जिनके बारे में बोर ने कहा था कि वो एक निश्चित पथ पर घूमते हैं, ऐसा नहीं है। परमाणु का क्वांटम सिद्धांत ये कहता है कि हम किसी भी समय ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। ये जो आप काली लाइनें देख रहे हैं,
क्या आप इसमें मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस समय कहाँ है? निश्चित तौर पर आप नहीं बता सकते हैं। तो यही है हमारा परमाणु का क्वांटम सिद्धांत, जिसे आज के वैज्ञानिक युग में मान्यता मिली है और हम जिसे मानते आ रहे हैं। तो ये अब हमारे 4 मॉडल हो गए। थॉमसन का मॉडल जो कि 1904 में दिया गया था, रदरफोर्ड का मॉडल जो कि 1911 में दिया गया था, बोर का मॉडल 1913 में, और अभी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की हम चर्चा कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को आधुनिक विज्ञान मानता है। अब इसके हम कुछ सारांश देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या अभी तक हमें समझ में आया कि जितने भी शुद्ध पदार्थ हैं वो जिन कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें डाल्टन ने परमाणु कहा है। अब शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं ये आप अपने आप को खुद से याद कर लीजिए कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। पहले वीडियो में आपको इसके बारे में काफ़ी चर्चा आपसे की गई थी। दूसरा क्या है, 1886 यानी कि 1886 में धनावेशित कण तथा 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज से यह सिद्ध हो गया कि परमाणु के अंदर भी 2 और कण होते हैं। 2 और कण की सिर्फ बात इसलिए हुई क्योंकि उस समय तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। अब परमाणु की संरचना के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत दिए गए, जिनमें अंततः परमाणु के क्वांटम सिद्धांत को स्वीकृत किया गया। तो ये अभी तक ये चीज़ें, ये फैक्ट जो है वो हमारे सामने आए हैं और ये सारी चीज़ें अब तक हम जानते हैं। तो इस सारे वीडियो का निष्कर्ष क्या निकला कि जितने भी परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं और पदार्थ एक दूसरे से अलग इसलिए होते हैं क्योंकि प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि अगर सारे शुद्ध पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, तो क्यों लोहा एल्यूमिनियम से अलग है? क्यों लोहा ऑक्सीजन से अलग है? क्यों लोहा तांबे से अलग है? तो उसका कारण क्या है कि हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। अब ये किसमें कितनी संख्या है ये हम अगले वीडियो में इसकी हम चर्चा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।